हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट मिलेंगे जिनमें आपको साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन दिए हैं, विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो हमें पता है कि एयर जो होता है गैसेस का मिक्सचर होता है एयर में। तो कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ऐसे कई सारे क्या होते हैं, गैसेस होते हैं एयर में। वाई इज़ एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि एयर को होमोजीनियस मिक्सचर क्यों कहा जाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कई सारी चीज़ें एक साथ प्रेजेंट होती है तो उसे होमोजीनियस कहा जाता है। तो एयर में भी कई सारे टाइप के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द वेरियस गैसेस इन एयर। तो कई सारे यूजेस है, हर एक गैस का अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लिए काम आता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बनाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हर एक गैसेस का अलग अलग यूज़ होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, तो जो फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स हमें जो दिया है एयर, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट एट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। कि जैसे हमें पता है कि एयर सब जगह पे फैली हुई होती है लेकिन उसे हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। वेन वी इनहेल एयर इज़ टेकन इन थ्रू दी नोज, जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग जब हमारी होती है तो उस टाइम हवा हमारे नाक से अंदर जाती है। इफ़ वी ब्लो ऑन आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स वी कैन फील द एयर, हमारे हाथों के ऊपर अगर हम ब्लो करते हैं एयर को तो हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि हवा हमें नहीं दिखती है लेकिन वो होती है जिसे हम फील कर सकते हैं। तो देखिए आगे आपको एक्टिविटी दी है, टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, टाई अ थ्रेड एट इट्स सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में आपको दिया है, जैसे कि हमारे घर पे प्लास्टिक का स्ट्रॉ तो होता ही है, तो इस तरीके से स्ट्रॉ आपको लेना है जिसे बीच में इस तरीके से आप हैंग कर सकते हो और 2 बलून हमें यहाँ पे क्या करने हैं, लगाने हैं। तो इसमें से एक बलून को अगर हम इस तरीके से ब्लो करते हैं, बड़ा फुलाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बलून फूला हुआ है वो स्ट्रॉ का जो सेक्शन होगा या फिर जो साइड होती है स्ट्रॉ की वो नीचे की तरफ आ जाएगी इस तरीके से, और जो ये बलून है जिसमें हवा नहीं है ये ऊपर की तरफ इस तरीके से चला जाएगा। तो इससे क्या समझ में आएगा हमें, तो देखिए डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल, अगर कोई एक ही बलून में हवा है और दूसरे में हवा नहीं है तो उस टाइम में स्ट्रॉ हॉरिजॉन्टल होगी क्या। द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून, दिस मीन्स दैट द एयर हैज़ वेट। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती है, जिस बलून में हवा है उस साइड की स्ट्रॉ जो है नीचे आ जाती है और जिस बलून में हवा नहीं है वो साइड ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसका मीनिंग यही होगा कि जो बलून जिसमें हवा है उसका वेट यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसके लिए वो नीचे आता है, मीन्स एयर को भी वेट होता है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर इट हैज़ मास एंड वेट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एयर को मास एंड वेट होता है, जिसके कारण जिस बलून में हवा थी वो बलून नीचे आया। नेक्स्ट और एक एक्टिविटी आपको दी है, टेक एन इंजेक्शन सिरिंज विदाउट द नीडल, पुल इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू डू सो। तो अगर आपके पास इस तरीके के सिरिंज है तो उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर घर पे होली पे जो हम पिचकारी को यूज़ करते हैं उसे भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिरिंज लेने के बाद उसको नीडल नहीं होनी चाहिए, तो ये आगे का होल होगा और इसे कहा जाता है पिस्टन, जिसे हम पीछे खींचते हैं। द पिस्टन कैन बी पुल आउट ईजिली, द पिस्टन देन रिमेन इन दैट पोजिशन इवन इफ़ यू लेट इट गो। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने सिरिंज को लिया है तो ये जो पिस्टन होता है उसे अगर आप पीछे की तरफ खींचते हो, खींचने के बाद अगर आप छोड़ देते हो तो उसी पोजिशन में रहेगा। नाउ क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज टाइटली विथ योर थंब, पुल द पिस्टन एंड लेट इट गो। उसके बाद अगर आप देखोगे कि पिस्टन आपको लेना है लेकिन जो होल यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको आपके थंब की हेल्प से, ये जो आपको होल दिख रहा है इसको आपके थंब की हेल्प से इस तरीके से आपको बंद करना है। उसके बाद जो है आप पिस्टन फिर से पीछे खींचोगे। तो आपको एक बात समझ में आएगी, जब हमने ये
पिस्टन लिया था, जहाँ पे होल को बंद नहीं किया था, उस टाइम पिस्टन को हम काफ़ी इजीली खींच सकते हैं। लेकिन जब हम इस होल को बंद करते हैं और फिर पिस्टन को पीछे खींचते हैं तो हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है। और अगर आप इसको पिस्टन को छोड़ दोगे तो क्या होता है, पिस्टन धीरे धीरे करके आगे की तरफ जाने लगेगा। जैसे फर्स्ट हमने जो किया था विदाउट होल को बंद करते हुए, तो पिस्टन जैसे हम छोड़ते हैं वैसे ही रहेगा। लेकिन सेकेंड एक्टिविटी में जब हम होल को बंद करेंगे तो पिस्टन खींचने में हमें एफर्ट भी लगाने होते हैं, और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ चला जाता है। तो ये क्यों होता है ये हम देखेंगे यहाँ पे। इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द पिस्टन मोर और लेस दैन बिफोर, कि पहले से ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना होगा। डज द पिस्टन रिमेन एज इट इज़ आफ्टर यू लेट इट गो, तो पिस्टन वैसे ही नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है। क्यों होता है, द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एयर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, कि जो एयर होती है उसमें जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कंटिन्यूसली क्या होता है, मोशन चालू होता है। When these molecules strike a body, they create a pressure on that body, तो जब ये molecules स्ट्राइक करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो प्रेशर डालते हैं उस चीज़ के ऊपर। दिस इज़ द प्रेशर ऑफ एयर दैट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमें पिस्टन में मिला था। क्योंकि जब हमने पिस्टन का होल बंद कर दिया था और पिस्टन को पीछे खींचा था, तो वहाँ पे काफ़ी जगह मिल जाती है हवा को मोशन करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो इसके कारण ये होता है। ऑन पुलिंग द पिस्टन विद द इनलेट होल ऑफ syringe क्लोज, मोर स्पेस बिकम अवेलेबल टू द एयर इन द syringe एंड इट बिकम्स रेयरिफाइड, तो इसीलिए वहाँ पे जगह मिल जाती है हवा को। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ द एयर इन द syringe इज़ लोअर, तो इसके कारण जो प्रेशर होता है हवा का वहाँ पे कम हो जाता है। कंपैरेटिवली द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड एयर इज़ वेरी हाई, और बाहर की तरफ जो है यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन अंदर के साइड जो भी जगह है वहाँ पे प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई व्हेन द पुल्ड आउट पिस्टन इज़ रिलीज इट इज़ इमीडिएटली पुश इन, तो इसके कारण क्या होगा कि बाहर की तरफ जो है एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो एयर प्रेशर जो है वो पिस्टन के ऊपर लगता है और वो फिर आगे की तरफ धीरे धीरे करके जाने लगता है। क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ कम है, तो एयर प्रेशर जो होता है हाई टू लो फ्लो होता है। तो हाई जहाँ पे एयर प्रेशर है बाहर की तरफ, उसका प्रेशर उस पिस्टन पे लगेगा और जिसके कारण वो अंदर की तरफ जाता है। दैट इज़ वाई व्हेन द पुल out piston is released, it is immediately pushed in. If this experiment is repeated holding the syringe in different position like a vertical, horizontal or inclined, the piston is found to go in to the same extent in all the cases. अगर इसी syringe को हम vertical पकड़ते हैं, horizontal पकड़ते हैं या फिर incline पकड़ते हैं तो सेम ही चीज़ें होने वाली है। From this we can infer that atmospheric pressure is the same in all the direction. तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो हर जगह पे सेम होता है। इसलिए अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डायरेक्शन हर डायरेक्शन में सेम होगा। अगर हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं तो सेम ही चीज़ वहाँ पे दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कैसे भी पकड़ो सेम ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें हर एक डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डू यू नो में Under ordinary conditions, atmospheric pressure at sea level is about 1,01,400 Newton per square meter. It can be measured with the help of a barometer. तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। एज वी गो हायर अबव सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं सी लेवल से ऊपर की तरफ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो क्यों कम होगा, क्योंकि हमें पता है सी लेवल पे जो एयर होती है उतनी ही एयर ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स के ऊपर हम चढ़ेंगे तो वहाँ पे एयर कम होती है, एयर ही कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ पे क्या होगा, कम ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अ लिटिल प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ ग्लास फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर, होल्डिंग द कार्डबोर्ड फर्मली इन प्लेस विथ वन हैंड, इन्वर्ट द ग्लास क्विकली, टेक योर हैंड अवे फ्रॉम द कार्डबोर्ड, व्हाट डू यू सी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आप घर पे भी कर सकते हो, तो आपको देखने भी मिल जाएगा कि क्या होगा। Next, a great scientist in 1726, the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principle that the pressure of air decreases when its velocity decreases while the pressure of air increases when its velocity decreases. तो ये उनका प्रिंसिपल था। If a body is moving through air, the air pressure decreases. जब कोई बॉडी होती है वो मूव करती है, कोई भी चीज़ जो है मूव होती है एयर में, तो एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीजेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो भी मोशन का डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर जो है एयर प्रेशर कम हो जाता है। देन द एयर इन इट्स सराउंडिंग फ्लो रैपिडली फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो
क्या होता है कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा उस जगह से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होती है, एयर जाने लगती है। तो ये सारी प्रिंसिपल्स किसने बताए थे, जो साइंटिस्ट थे डैनियल बर्नौली, उन्होंने। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। फिर से आपको एक्टिविटी दी है जो कि साइंटिस्ट बर्नौली जो थे उन्होंने कहा था, वही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलेगी इस एक्सपेरिमेंट से। टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन इट, होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर द अपर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ एंड परपेंडिकुलर टू दैट स्ट्रॉ। तो देखिए करना क्या है, आपको इस तरीके से ग्लास लेना है जिसमें पानी होगा, एक स्ट्रॉ हमें इस तरीके से पानी में रखनी है और दूसरी छोटी सी स्ट्रॉ जो है यहाँ पे जो ओपन एंड होगा इस स्ट्रॉ का उसके आगे पकड़ना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, हवा को ब्लो करेंगे इस तरफ। ये जो छोटी स्ट्रॉ है उसमें से हम क्या करेंगे, हवा को ब्लो करेंगे। यू विल सी अ फाउंटेन ऑफ वाटर, वाई डिड दिस हैपन। और आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, फाउंटेन दिखेगा। मीन्स जो ग्लास में हमने स्ट्रॉ डाली थी उसमें से इस तरीके से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, मीन्स फाउंटेन जैसे हमें दिखाई देगा। तो ये क्यों होगा, ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ द एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश अवे एंड हेंस द प्रेशर ऑफ द एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन। कि इस स्ट्रॉ से जब हम एयर ब्लो करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, जो ये वाली स्ट्रॉ है उसके ऊपर वाली जो ओपन एंड है उसके ऊपर वाली जो हवा होगी वो वहाँ से कम हो जाएगी। हवा कम हो जाएगी तो वहाँ का प्रेशर भी कम हो जाएगा हवा का। एज द प्रेशर ऑफ द एयर नियर द अपर एंड ऑफ द इरेक्ट स्ट्रॉ बिकम्स लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वाटर इन द कप इज पुश फ्रॉम द वेयर द प्रेशर इज़ हायर टू वेयर इट्स लोअर। तो काफ़ी इजी, देखिए कैसे कि यहाँ से जब हम हवा ब्लो करेंगे तो ऊपर वाली जो हवा है इस एंड के ऊपर वाली वो हवा कम हो जाएगी, वहाँ का एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा। लेकिन जो पानी है या फिर जो ये स्ट्रॉ हमने रखी हुई है उसमें भी एयर है, तो वो जो एयर है वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, हवा का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हमें पता है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है एयर का वहाँ से कम प्रेशर वाली जगह पे हवा ब्लो होने लगती है। तो कहाँ से हवा ब्लो होगी, इस स्ट्रॉ से जो है हवा ऊपर की तरफ आने लगेगी और हवा के साथ साथ जो पानी है वहाँ पे ग्लास में वो पानी भी ऊपर की तरफ आने लगेगा और इस तरीके से हमें फाउंटेन दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होती है, जाती है या फिर बहती है जैसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जो पानी में स्ट्रॉ डाली हुई है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है हवा ऊपर की तरफ आने लगती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एज द, ये देख लिया हमने। तो नेक्स्ट हम देखेंगे द मोर फोर्सफुली यू ब्लो द हायर विल बी द फाउंटेन। दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो प्रिंसिपल जो था उनका कि हायर टू लोअर एयर जाती है, तो वही यहाँ पे हमें दिखेगा कि जितने फोर्सफुली आप ब्लो करोगे एयर तो उतना ही जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाएगा और उतने ही यहाँ से हवा जो ऊपर की तरफ आएगी उसके साथ साथ पानी जो है फाउंटेन जो है हमें बड़ा दिखाई देगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ एयर। की जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है हवा में उसका क्या इफेक्ट होता है जो एयर प्रेशर के ऊपर, तो वो हम आगे देखेंगे। When there exists a difference in the air pressure at two different places, the air starts flowing from the place at higher pressure to the place of lower pressure। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट देखा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हवा क्या करती है, बहने लगती है, फ्लो होती है। At such times we feel a breeze or a wind blowing। Thus wind are can एंड इफेक्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। जो हवा आती है, जो ब्रीज होते हैं हवा के, कि हवा के झोंके आने लगते हैं हम लोग कहते हैं, तो वो भी कैसे बहते हैं, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा उस जगह से लोअर प्रेशर की तरफ बहने लगते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द लेसन कॉल्ड विंड्स इन जोग्राफी। तो आपके जोग्राफी के बुक में भी आपको एक लेसन दिया है विंड्स करके, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें आने वाली है। नेक्स्ट फिर से आपको एक्टिविटी दी है, टेक आइस क्यूब्स इन अ ग्लास अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट। Now observe what happened, how did the water droplets appear on the outside of the glass। कि ये चीज़ें आपने देखी होगी, अगर आपने घर पे देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम किसी ग्लास में इस तरीके के आइस क्यूब लेते हैं तो ग्लास के ऊपर की तरफ जो है आपको कुछ इस तरीके के ड्रॉप्स जो है वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगे। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास द एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल डाउन। कि ग्लास के अंदर जो आइस क्यूब हमने लिए हैं उनके कारण ग्लास ठंडा हो जाएगा और जो ग्लास के अराउंड जो सराउंडिंग में जो एयर है वो भी कूल हो जाएगी। एज द वाटर वेपर इन दिस एयर कूल डाउन इट कंडेंसेस एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर।
कि जो ग्लास के अराउंड हवा होगी उस हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, तो वाटर वेपर जो है कूल डाउन हो जाएगी और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में। जैसे कि वाटर साइकिल में हम लोग देखते हैं कि वाटर वेपर्स होती है, उनका कंडेंसेशन होता है और जिसके कारण रेन होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी कि जो ग्लास के सराउंडिंग जो एयर होगी उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कूल हो जाएगी और वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है वो हमें ग्लास के ऊपर दिखाई देंगी। इट इज़ water that collects on the outer surface of the glass. The level of humidity is different in a different places. जो ह्यूमिडिटी होती है हवा में, एयर में, वो डिफरेंट होती है हर एक जगह पे। सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल्स आल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए सिंगल डे। तो एक ही जगह के एक ही दिन की अगर बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी जो होती है अलग अलग होती है, मीन्स पूरे दिन में। अगर सुबह हम देखेंगे तो अलग होगा, दोपहर में देखेंगे तो अलग होगा, इस तरीके से। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी का लेवल किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो कैपेसिटी होती है एयर की वाटर वेपर को होल्ड करके रखने की, उससे जो है ह्यूमिडिटी की लेवल हमें पता चलती है। ड्यूरिंग द नाइट और एट down when the temperature of air is low, its capacity to hold the vapor is less। जब टेम्परेचर कम रहेगा, जब रात का समय है तो टेम्परेचर कम है, गर्मी कम होगी, तो उस टाइम एयर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर वेपर को अपने अंदर होल्ड करके रखे, क्योंकि वहाँ पे मौसम जो है ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, इसके कारण। एट सच टाइम्स द एक्सिस वेपर इज़ ट्रांसफर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ऐसे समय में क्या होता है, जो एक्सिस वेपर होती है जिसे एयर अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होती है, कूल होने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर कम है तो कूल हो जाता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ड्यू। तो जो हमें ड्यू ड्रॉप्स दिखाई देते हैं प्लांट्स के ऊपर बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे रात के समय, तो ये इसके कारण ही फॉर्म होते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो जो वाटर वेपर है वो फॉर्म हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। In the afternoon, when the temperature of the air is high, the capacity of the air to hold the moisture also increases। अगर हम आफ्टरनून की बात करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एयर में उतनी कैपेसिटी होती है कि वो वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखे, या फिर जो मॉइस्चर होता है उसको होल्ड करेंगे तो मॉइस्चर बढ़ जाता है। देन कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, द प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ लेस एंड वी फील दैट द एयर इज़ ड्राई। तो इसी कारण हमें क्या फील होता है कि एयर क्या होती है, ड्राई होती है, क्योंकि जो वाटर या फिर जो वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है दिन में, तो इसलिए दिन में जो एयर हमें ड्राई लगती है। द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई ड्यूरिंग द मानसून एंड इन कोस्टल एरियाज। अगर मानसून सीजन में अगर हम देखेंगे तो वाटर वेपर का जो प्रपोर्शन होता है एयर में काफ़ी ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट वी फील द डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। जैसे कि आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो है हमारे घर में भी हमें थोड़ा सा गीलापन महसूस होता है, या फिर पूरी तरीके से ड्राई नहीं दिखाई देता। जैसे कि समर सीजन में अगर आप देखोगे हमारे घर की वॉल हो या फिर जो फ्लोर होता है काफ़ी ड्राई लगता है, लेकिन मानसून जब होता है या फिर रेनी सीजन होता है तो थोड़ा सा हमें फ्लोर भी जो है क्या लगता है, गीला लगता है, या फिर जो वॉल होती है वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है। मिस मानसून सीजन में जो ह्यूमिडिटी होती है, डैम्पनेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एयर में वाटर वेपर का जो प्रपोर्शन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इन समर वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली बट इन द रेन दे डू नॉट। वाई इज़ दिस सो? कि समर सीजन में जो है हमारे कपड़े काफ़ी इजीली ड्राई हो जाते हैं, लेकिन विंटर सीजन में या फिर रेनी सीजन में जो है कपड़े सूखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जो हमने चीज़ें डिस्कस की वही रीज़न है, तो आप लोग सोच सकते हो यहाँ पे कि क्या रीज़न होगा। नेक्स्ट फिर से आपको एक एक्टिविटी दी है, डिप एंड अनकॉक इन्वर्टेड एम्प्टी बॉटल इन अ स्लांटिंग पोजिशन इनटू द वाटर इन अ वाइड कंटेनर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कि जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया है, इस तरीके से बॉटल को अगर आप पानी के अंदर डालते हो स्लांटिंग पोजिशन में तो आपको क्या दिखाई देगा? व्हाट चेंज टेक प्लेस इन अ बलून ऑन फीलिंग एयर इन इट? अगर आप बलून में हवा को फील करते हो तो क्या होगा? व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन अ बलून ऑन फीलिंग एयर इन इट? अगर हम एयर को ब्लो करते हैं बलून के अंदर तो हमें क्या दिखाई देगा? बलून की साइज़ बढ़ती हुई दिखाई देती है। वी कम टू नो फ्रॉम द एक्टिविटीज़ अबाउट दैट एयर हैज़ प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑक्यूपाइंग स्पेस। अगर हम बलून को ब्लो करते हैं मीन्स वो एयर जो है बलून के अंदर जाती है और वहाँ की स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, इसके कारण हमें बलून ब्लो होते हुए दिखाई देता है।
हैविंग अ सर्टन वॉल्यूम, हैविंग अ मास एंड वेट। तो एयर को भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है एंड वेट होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। तो एयर एक मिक्सचर होता है, कई सारे गैसेस है, स्मोक है, डस्ट है, सारे पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हमें ये पिक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा कि जब पानी अंदर की तरफ बॉटल में जाता है तो एयर बबल्स जो है फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्टी अगर बॉटल है तो उसमें भी तो एयर प्रेजेंट होगी, और जब ये वाटर जो है बॉटल के अंदर जाता है तो बॉटल में जो एयर प्रेजेंट होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो जब ये एयर बाहर आती है तो वो हमें बबल्स के फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। When rays of light fall on these minute particles, the particles spread the light in all the direction. This natural phenomenon is called scattering of light. तो सनलाइट अर्थ के ऊपर तो आती है, लेकिन हमें किस तरीके से उजाला हमारे सराउंडिंग में दिखाई देता है, तो इसके पीछे भी ये रीज़न है कि एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कई सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर सनलाइट की रेज आती है, और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव होते हैं इधर उधर, जिसके कारण ये लाइट भी क्या होता है, स्कैटर मीन्स फैलता है। तो इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण हमें हमारे सराउंडिंग में क्या दिखाई देता है, उजाला दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है। वही रीज़न है इसके पीछे कि जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, फैलते हैं, और उनके कारण ये लाइट हमें दिखाई देता है, या फिर लाइट स्कैटर करता है, फैलता है, उसे ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है। द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन, दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि हमें हमारी प्लैनेट को, हमारी अर्थ को जो है लाइट या फिर हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो जब सन रेज आते हैं अर्थ के ऊपर तो अर्थ भी क्या करती है, हीट के फॉर्म में उसे रिफ्लेक्ट करती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सच एज अ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ दिस हीट एंड गिव इट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो जो एयर में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एयर को, उनको देते हैं। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस रिमेन वार्म एंड देयर बाय बिकम सुटेबल फॉर द लिविंग वर्ल्ड ऑन दी अर्थ। तो इसके कारण क्या होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर एक टेम्परेचर या फिर हीट जो है बनी हुई रहती है, या फिर जो यहाँ का सरफेस जो होता है वो वार्म होता है, जो हमारे लिए मीन्स लिविंग वर्ल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ देयर वेर नो एयर ऑन दी अर्थ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन वेरी लो। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होती, या फिर सनलाइट स्कैटर नहीं होता, या फिर सरफेस जो है हमारा वार्म नहीं होता, तो टेम्परेचर काफ़ी कम होता, जिसके कारण हम यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाते। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, कि साउंड का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस तरीके से होता है। ऑल द साउंड्स दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर, द डेंसिटी ऑफ एयर आल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर। कि साउंड हमें किस तरीके से सुनाई देता है, अगर कोई आवाज़ होती है तो एयर के कारण, एयर उसका मीडियम होता है, तो एयर के कारण वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसके कारण हमें आवाज़ें सुनाई देती है। डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के कारण, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो डेंसिटी भी चेंज होती है, और जिसके कारण आने वाले साउंड है वो भी हमें क्या होते हैं, चेंज होते हुए दिखाई, मीन्स जो सुनने के लिए हमें मिलते हैं साउंड वो भी चेंज हो सकता है। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस, विंटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है। वी कैन हियर द विसल ऑफ अ डिस्टेंस ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर। अगर विंटर सीजन में अगर आप देखोगे तो ट्रेन की जो विसल बजती है तो उसकी आवाज़ काफ़ी दूर से भी हमें क्लियरली सुनाई देगी। एयर इज़ यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो एयर काफ़ी इंपॉर्टेंट मीडियम होता है साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए। और दूसरी एक चीज़ होती है कि एयर में जो डेंसिटी होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, व्हाट आर द स्टेट इन विच वाटर इज़ फाउंड। तो कौन से स्टेट में मिलता है हमें वाटर, 3 स्टेट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। लिक्विड मीन्स वाटर जो हम यूज़ करते हैं, सॉलिड मीन्स जो आइस होते हैं, और गैसियस मीन्स जो वाटर वेपर होते हैं। तो ऐसे 3 स्टेट में हमें वाटर मिलता है। What differences will you draw from the pictures alongside? कौन से what inference will you draw from the pictures alongside? तो आपको क्या समझ में आता है जो साइड में आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये आप सोच सकते हो।
वाटर ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। वाटर इज़ अ फ्लूइड सब्सटेंस, कि हमें पता है एक ऑर्डिनरी कंडीशन पानी का क्या होता है, लिक्विड होता है जो हम यूज़ करते हैं, और ये फ्लूइड है मीन्स बहता है। अगर आप फ्लोर पे पानी डालोगे तो वो बहता है, या फिर जहाँ पे स्लोप है वहाँ पे अगर हम पानी गिराएंगे तो वो नीचे की तरफ जाता है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, पानी का कोई भी शेप नहीं होता है, बट हैज़ अ वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम होता है। अगर आप कोई भी कंटेनर लेते हो, उसमें पानी डालते हो, तो उस पानी को उस कंटेनर का शेप मिल जाता है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सीप थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। तो ये लिक्विड होता है, जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखोगे कि बॉल है, उसमें अगर हम पानी भरते, बॉल या फिर बलून ले सकते हो, उसमें अगर पानी डालते हो और बाद में उसे छोटे छोटे होल अगर करोगे आप, तो उसमें से पानी आपको बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगा। तो इससे क्या हमें समझ में आएगा कि पानी जो है ईजिली क्या होता है, छोटे छोटे होल जो होते हैं उसमें से भी पास हो जाएगा। सेकेंड जो पिक्चर है उसमें से भी आपको यही समझ में आएगा कि अगर छोटा भी होल होता है तो उसमें से पानी ईजिली निकल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, on pouring water in an oil cladded dish, water does not spread but forms small round drops. Why does this happen? अगर हम ऑयल क्लैड डिश जो होती है उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो बहता नहीं है इजीली, लेकिन उसके ड्रॉप्स फॉर्म होने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं, तो इस तरीके के अलग अलग अगर कंटेनर अगर हम लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो उसका ही शेप हमें दिखाई देगा, क्योंकि पानी का कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। Take a plastic bottle more than half full of water. Mark the water level on the bottle. Keep this bottle upright in the freezer for making ice. तो यहाँ पे फिर से आपको एक्टिविटी दी है, कोई भी बॉटल आपको लेनी है, उसके बाद बॉटल में आप पानी भरोगे और जहाँ तक आप पानी भरोगे वहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क करना है, जिससे आपको याद रहेगा कि आपने यहाँ तक पानी भरा हुआ है। उसके बाद आप क्या करोगे, फ्रीज़र में उस बॉटल को आपको रखना है और फिर 2 घंटे के बाद, कपल ऑफ आवर्स मीन्स 2 घंटे के बाद आप उसे अगर निकालते हो फ्रीज़र से, यू विल सी दैट द वाटर हैज़ चेंज इनटू आइस। तो पानी का बर्फ बन जाएगा, ये तो हमें पता ही है, लेकिन नेक्स्ट चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज़ हायर दैन द वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग। कि पानी आपने जहाँ तक लिया था, जहाँ पे आपने मार्क किया था, उससे ज़्यादा आपको दिखेगा आइस बना हुआ। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? तो इससे आपको क्या पता चलेगा, as water freezes to from ice it expand and its volume increases। कि पानी अगर फ्रीज होता है, उसकी आइस बनती है तो वो एक्सपांड होता है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, जिसके कारण हमने पानी जहाँ तक लिया था, जो हमने मार्क किया था, उसके ऊपर हमें वो दिखाई देगा बर्फ़। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इन वॉट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीज, और कितने प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज होता है, कितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वो अगर आप घर पे करके देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। एक्टिविटी इस तरीके से बॉटल में पानी लेके फ्रीज़र में रखो और मार्क करके रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डे, take a bucket of water, drop many different kinds of articles in it, make separate list of the article which sink in the water and those that float on it। तो ये भी एक्टिविटी इजी है जो घर पे करोगे आप। तो बकेट में पानी लीजिए, उसमें कई सारी चीज़ें जो आपके पास होगी, जैसे कि पेंसिल है, इरेज़र है, शार्पनर है, स्पून है, रबर है, कोई भी ऐसी चीज़ें होगी जिसमें आपको डालना है, और फिर आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है मीन्स पानी के ऊपर तैरती है, और कौन सी सिंक मीन्स पानी में डूब जाती है। तो ऐसी लिस्ट आप बना सकते हो। टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस टू इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो आपको क्या करना है, पानी लेना है, उसमें आइस क्यूब डालने हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आइस क्यूब होते हैं वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। Ice is lighter than water. When water freezes to form ice, it becomes lighter than the original liquid. When water freezes, that is when it's transferred into the solid state, its volume increases। तो जैसे हमने देखा था वो बॉटल का एक्टिविटी, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है वो काफ़ी लाइट होती है, उसका वेट काफ़ी कम होता है, इसके लिए वो पानी के ऊपर तैरता है। और जो बॉटल वाला हमने देखा था कि जब पानी फ्रीज होता है तो उसका जो स्टेट होता है वो चेंज होता है सॉलिड स्टेट में, और जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। Therefore the density of ice is less than that of water। तो इसके कारण जो डेंसिटी होती है आइस की वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है पानी के कंपेयर टू वाटर। दैट इज़ वाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी कम होने के कारण जो है बर्फ जो होती है वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया है, द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड मास ऑफ सब्सटेंस, द स्पेस ऑक्यूपाई बाय सब्सटेंस इज इट्स वॉल्यूम।
वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कवर करता है, तो उसको वॉल्यूम कहा जाता है। एंड द स्टोर ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज इट्स मास, कि जो मैटर को स्टोर करके रखता है सब्सटेंस उसे कहा जाता है मास। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है ये कि डेंसिटी कैसे निकालोगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर्स, हेंस डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम, देन व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और उसको निकाल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, अब तक हमने देखा कि एयर की प्रॉपर्टीज़ देखी और वाटर की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, डेंसिटी किस तरीके से निकालेंगे वो भी हमने देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकॉन को बटन है उस बटन को भी प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाएगा।